कॉलेज से लौटकर शोभा ने जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, सामने के फ्लैट से राजेश निकलकर आ गए। आपका पत्र कुरियर से आया है, एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए राजेश ने कहा। ओह, आइए न। पत्र थामकर शोभा अंदर आ गई। राजेश भी अंदर आ गए। पत्र विदेशी है, बेटे का ही होगा। राजेश की बात पर शोभा ने पलटकर उन्हें देखा, मानो कोई चुपती हुई बात उनके मुंह से निकल गई हो। फिर वह खुद को संभालते हुए बोली, आप बैठिए, मैं कॉफी बनाती हूँ। पर खत तो पढ़ लीजिए। कोई जल्दी नहीं है, पहले कॉफी बना लूं। राजेश को आश्चर्य नहीं हुआ यह देखकर कि बेटे का पत्र पढ़ने की उसे कोई जल्दी नहीं है। इतने दिन से शोभा को देख रहे हैं, इतना तो जानते हैं कि यह विदेशी पत्र उसे विच कर गया है। कुछ तो है मां बेटे के बीच, पर वह कभी पूछने का साहस नहीं कर पाए हैं। शोभा के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि 30 वर्ष पूर्व शोभा के पति नहीं रहे थे। तब वह मात्र 20 वर्ष की थी। सुमित गोद में आ गया था। अपना पूरा यौवन उसने बेटे को बड़ा करने में लगा दिया था। माँ बाप ने एक आध जगह बात पक्की की, पर बेटे के साथ उसे अपनाने वाला कोई उचित तर न मिला। भैया भाभी उससे विशेष मतलब नहीं रखते। माँ को अस्थमा का अक्सर दौरा पड़ता था, इसके बावजूद वह सुमित को अपने पास रखने को तैयार थी। पर शोभा ने खुद को बच्चे से अलग नहीं किया। माँ पिताजी के पास रहकर उसने भी किया और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 5 वर्ष पूर्व इस फ्लैट में आई है। बेटे को कभी आते नहीं देखा, बस इतना पता है कि वह विदेश में है। कॉफी। शोभा की आवाज पर राजेश की तंद्रा टूटी। प्याला हाथ में लेकर शोभा भी वहीं बैठ गई। शोभा, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, आपने जवाब नहीं दिया। अचानक पूछे गए इस प्रश्न पर शोभा चौंक पड़ी। हाँ, राजेश 2 दिन पूर्व उनके सामने एक बात रखी थी। उसने राजेश की तरफ देखा। यह आदमी उन्हें अपनी बोझिल पलकों को उठाकर अपनी पत्नी बनाना चाहता है। बचे हुए जीवन के दिनों को हंसी खुशी से जी लेने का उसका भी दिल करता है। बेटे के कृत्य के लिए वह खुद को दोषी क्यों ठहराए? मगर इन 5-6 वर्षों में वह सुमित के कसूर को भूल नहीं पाई है, उसे माफ नहीं कर पाई है। राजेश के जाने के बाद उसने सुमित का पत्र खोला। लिखा था, जानता हूँ अभी तक नाराज हो। कुछ तो है जो अभिशाप बनकर हमारे बीच पसर गया। सुमन 2 बार माँ बनते बनते रह गई। माँ, जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया है, उसी की सजा मिल रही है। क्या मुझे क्षमा नहीं करोगी? सुमित के पत्र ने उसके जख्मों को फिर हरा कर दिया। शेल्फ पर रखी तस्वीर पर उसकी नजर अटक गई। लाख चाह कर भी वह इस तस्वीर को हटा नहीं पाई है। आखिर है तो माँ ही। तस्वीर में सुमित माँ की गर्दन में बाहें डाले था। उसे देखते हुए वह अतीत में खो गई। पति के समय का ही एक माली था राजू। माली कम, सेवक ज्यादा। पति की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजू ने काम छोड़ने से मना कर दिया था। बचपन से खिलाया है विनोद भैया को, उनके न रहने पर तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं यहीं रहूंगा। विनोद की मृत्यु के बाद ऑफिस का फ्लैट भी चला गया था। वह माँ के पास रहकर भी लगी तो राजू ने ही सुमित को संभाला। फिर नौकरी लगने पर वह राजू और सुमित को लेकर दूसरे शहर आ गई। सुमित बड़ा हो गया और राजू बूढ़ा। एक दिन वह गांव गया तो कई दिनों तक नहीं लौटा। उसकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। गांव से लौटा तो 17-18 वर्ष की एक सांवली सलोनी सी पोती भी उसके साथ थी। बहू जी, इसके 4 भाई बहन हैं। गांव में कुछ आय सीख नहीं पाती, पढ़ना चाहती है, सो अपने साथ ले आया हूँ। आपकी छत्रछाया में कुछ गुण ढंग सीख लेगी। काजल नाम था उसका। 8वीं तक पढ़ी थी। 9वीं में एक स्कूल में नाम लिखवा दिया उसका। फिर तो हिरनी सी कुलांचे भरती कटोरी जैसी आंखों वाली वो छरहरी काया पूरे घर पर शासन कर बैठी। घर का सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। सुमी इंजीनियरिंग कर रहा था। उसके पास जाने में वह झेपती थी, लेकिन यह संकोच भी टूट गया जब उसे पढ़ाई में विज्ञान एवं गणित कठिन लगने लगे। तब शोभा ने ही सुमित से कहा कि वह काजल की मदद कर दिया करे। सुमित की महत्वाकांक्षा काफी ऊंची थी। उसकी इच्छा विदेश जाकर पढ़ने की थी। जहां भी कुछ अवसर मिलता वह फौरन आवेदन कर देता। पासपोर्ट उसने बनवा रखा था। माँ अकेली कैसे रहेगी पूछने पर कहता, मैं तुम्हें भी ही बुला लूंगा। यहाँ इंडिया में अपना है ही कौन। पर शोभा ने निश्चय कर लिया था कि वह अपना देश नहीं छोड़ेगी। उसे लगता कि ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जब बच्चे पढ़ते इंडिया में हैं और बसने विदेश चले जाते हैं। पर बेटे की महत्वाकांक्षा के सामने वह मौन हो जाती। काजल ने सुमित से पढ़ना शुरू किया तो दोनों एक दूसरे से काफी खुल गए। शोभा इसे दोनों की नोकझोंक समझती रही। सुमित काजल की बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। प्रेम की यह पींग काफी ऊंची उड़ान ले बैठी, इतनी ऊंची कि झूला टूटकर गिर गया। उस दिन वाशिंगटन से सुमित के नाम एक पत्र आया था कि वह फेलोशिप के लिए चुन लिया गया है।
इधर घर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जब राजू उसके सामने बिलख उठा, बहू जी मैं बर्बाद हो गया। काजल ने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मैं क्या करूं? कहां लेकर जाऊं इस कलंक को? काजल के मुंह से सुमित का नाम सुनते ही वो सुलग उठी। उसे यह बात सच लगी कि हर व्यक्ति के अंदर एक जानवर होता है जो मौका पड़ते ही जाग जाता है। सुमित के अंदर का जानवर भी जाग उठा था। सुमित ने मां के विश्वास के सीने में छुरा घोंपा था। दोषी तो काजल भी थी। उसने सुमित को इतने पास आने ही क्यों दिया कि अपनी अस्मत ही गवा बैठी। शोभा का जी चाहा कि वह जोर जोर से चीखे, रोए, पर कैसी लाचार हो गई थी वह। कहीं कोई सुन न ले, इस डर से मुंह से सिसकी भी न निकाली। 2 दिन तक शोभा घर में पड़ी रही। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर सुमित जो घर से गया तो 2 दिन तक लौटा दी नहीं। तीसरे दिन जरा सी आंख लगी ही थी कि आहट पर खुल गई। दरवाजा खुला छोड़कर कोई बाहर गया था। कौन है? वह बड़बड़ाते हुए उठी। देखा तो कमरे से सुमित के कपड़े अटैची सब गायब थे। एक पत्र जरूर मिला। लिखा था, टिकट के पैसे नहीं है, कुछ रुपए और आपका हार लिए जा रहा हूँ, हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा। अरे बेशर्म, क्षमा हार की मांग रहा है, पर जो कुवार्ज किया है उसकी क्षमा उसे कैसे मिलेगी। काजल की तरफ देखकर वह बिलख उठी थी। चाहकर भी वह उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। कौन अपनाएगा इसे? सब कुछ तितर बितर हो गया। क्या सोचा था क्या हो गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी भी सूख चली। बुद्धि विवेक सब कुछ मानो किसी ने छीन लिया हो। और एक दिन राजू भी लड़की को लेकर कहीं चला गया। तब से अकेली है। पुराना मकान छोड़कर नई कॉलोनी में यह फ्लैट ले लिया था ताकि सुमित को उसका पता न लग सके। पर जाने कहां से उसने पता कर ही लिया है। पत्र भेजता है, पत्रों में उसे बुलाने का ही आग्रह होता है। शादी कर ली है, पर वह तो उसे आज तक क्षमा नहीं कर पाई है। डोर बेल बजने पर वह अतीत से बाहर आई। बाई थी। उसे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा कि रात के 8 बज चुके हैं। बाई ने उसे अंधेरे में बैठा देखकर पूछा, क्या बात है बहू जी? तबीयत तो ठीक है ना? यह अंधेरा क्यों? यूं ही आंख लग गई थी। खाना क्या बनाऊं बहू जी? मेरे लिए कुछ नहीं बनाना। तेरा जो खाने का दिल करे बना ले। पर आप? मैं कुछ नहीं लूंगी। तो फिर कॉफी दूध कुछ तो ले लीजिए। ठीक है, दूध दे जाना कमरे में, कहती हुई शोभा अपने कमरे में चली गई। सुमित का पत्र एक बार फिर पढ़ा। उसने बहू की फोटो भेजी थी सुमित ने। एक बार देखकर उसने तस्वीर को अलमारी में रख दिया। सोचती रही क्या करे। राजेश भी जवाब मांग रहे हैं। माँ पिताजी अब रहे नहीं। अपना कहने वाला कोई नहीं है। माँ की अस्थमा की बीमारी उसे भी हो गई है। ऐसे में राजेश ही उसकी देखभाल करते हैं। जब वह यहाँ आई थी तब राजेश से करती रहती थी, पर आमने सामने रहने से कभी बार की मुलाकात से परिचय गहरा हो गया। यही परिचय अब अच्छी मित्रता में बदल चुका है। राजेश का व्यक्तित्व बहुत मोहक है। कम बोलना, पर जो बोलना सोच समझ कर। 2 बच्चे हैं। बेटा पत्नी के साथ बंगलौर में है, बेटी कनाडा में है। 2 साल पहले पति के साथ आई थी। उसे बहुत पसंद करती है। जाने से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने पिता से बोली थी, जाने के बाद अब यह सोचकर तसल्ली होगी कि अब आप अकेले नहीं हैं। वह चौंकी थी कि राजेश पर उसका क्या अधिकार है। कहीं राजेश ने ही तो बेटी से कुछ नहीं कहा। उनके बेटे से भी वह मिल चुकी है। जब भी आता है उसके पैर छूता है। राजेश के प्रस्ताव में लगता है दोनों बच्चों की सहमति भी छिपी है। राजेश के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, शोभा जी, मेरा और आपका रास्ता एक ही है, तो क्यों न मंजिल तक साथ ही चले। मुझसे शादी करेगी। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आज सुमित के पत्र ने उसे झकझोर दिया था। उसने कभी भी बेटे को कोसा नहीं है। आखिर क्यों कोसे? अब वह किसी का पति है। आखिर उसकी पत्नी का क्या दोष? वह माँ बनना चाहती है, इसमें वह क्या सहयोग कर सकती है सिवाय इसके कि उसे अपनी शुभकामना दे। आखिर उसने बहू सुमन को पत्र लिखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन उसने सुमन को पत्र लिखा, बेटी, हम दोनों एक दूसरे से अब तक नहीं मिले हैं, पर हमारे बीच आत्मीय दूरी नहीं है। तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारी सास। तुम माँ बनो और मैं दादी, यह हृदय से कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। पत्र मोड़कर लिफाफे में रखते हुए शोभा सोच रही थी कि उसे राजेश का प्रस्ताव अब मान लेना चाहिए। जीवन के बाकी दिन खुद के लिए भी तो जी ले। दोस्तों, रोजाना ढेरों कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।